अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। अगर मैं अपनी बात करूं, 8th क्लास से पहले पहले मुझे टेंसेस का नाम सुन के डर लगता था, क्योंकि मुझे आज जितनी भी टीचर्स ने पढ़ाया था, आई एम नॉट ब्लेमिंग द टीचर्स बट आई एम ब्लेमिंग माई सेल्फ, या मैं अपना माइंड कह सकती हूँ कि मुझे कभी भी टेंसेस की समझ नहीं आई थी। पर जब मैं 8th क्लास में गई तो ऑब्वियसली मैम रुखसाना वॉज देयर, जिन्होंने मुझे फिंगर टिप्स पे टेंसेस सिखाए और समझा दिया। तो आज मैं भी आपको उसी तरीके से, बिल्कुल जिस तरह उन्होंने मुझे सिखाए थे, आपको भी उसी तरह से टेंसेस सिखाऊंगी। पहले हम देख लेते हैं कि टेंसेस में क्या क्या चीज़ आती है। टेंसेस बेसिकली हमें टाइम को बताते हैं। मतलब कोई भी बात हम करते हैं, अगर हम मतलब इवन नॉर्मल भी हम बोल रहे होते हैं, जैसे मैं अब आपसे बोल रही हूँ, तो ये भी टेंसेस ही हैं। लेकिन ये उर्दू में है तो ये किस तरह से है। टेंसेस 3 किस्म के होते हैं, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। उनमें प्रेजेंट यानी कि हाल, पास्ट यानी माजी एंड फ्यूचर यानी मुस्तकबिल शामिल होते हैं। प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये तीनों टेंसेस की टाइप्स हैं, ठीक है। और अब जब हमने टाइप्स पढ़ ली, ये तो बिल्कुल कॉमन सी हमारे पास टाइप्स हैं, ये सब जानते हैं। अब इसकी जो सब टाइप्स हैं वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं। इवन मतलब अगर हम जब भी कुछ लिखना चाहते हैं इंग्लिश में, तो हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अब आए उनको देख लें। टाइप्स में हमारे पास फर्स्ट वन है इनडेफिनेट, सेकंड वन इज कॉन्टिन्यूस, थर्ड वन इज परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब ये जो टेंसेस वगैरह होते हैं ना, इनको समझने के लिए हमें थोड़ा फ्रीडम चाहिए होता है। अब अगर हम बिल्कुल बेसिक रूल्स, मतलब रूल्स हमने फॉलो करने होते हैं, लेकिन अगर हम बिल्कुल एक बेसिक टिपिकल मेथड पे हो के उनको करें, जैसे लाइक रट्टा लगाने की कोशिश करें, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से मैं 8th क्लास से पहले तक कभी भी टेंसेस को सही तरीके से समझ नहीं सकी। तो अब आप लोगों के सामने एक हैंड की पिक्चर आ रही होगी, तो कंसीडर इट एज योर लेफ्ट हैंड। तो आप इसको अपना एक लेफ्ट हैंड कंसीडर कर लें। तो इसमें जो आपकी फर्स्ट फिंगर है, इसको कंसीडर कर लें इंडेफिनेट। अब आपने इस पूरी फिंगर को इंडेफिनेट का नेम दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट फिंगर है, आप उसको कॉन्टिन्यूस का नाम दे दें, ठीक है। पहली इंडेफिनेट हो गई, दूसरी कॉन्टिन्यूस हो गई। उसके बाद अपनी जो थर्ड फिंगर है, उसको आप परफेक्ट का नाम दे दें। अब हमने 3 टेंसेज हैं, उनको अपनी फिंगर्स के ऊपर याद करना है। तो फर्स्ट वन इज इंडेफिनेट, सेकंड वन इज कॉन्टिन्यूस एंड द थर्ड वन इज परफेक्ट एंड द फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस इसके हिसाब से अब हमने चारों टेंसेस को अपनी फिंगर्स के अकॉर्डिंग याद कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपके जो फिंगर्स में अब रोज एंड कॉलम्स का आपको पता होगा, ठीक है। तो अब हम कॉलम्स में पूरी इंडेफिनेट की फिंगर्स हैं, कॉन्टिन्यूस की, परफेक्ट की एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब हम अपनी इन फिंगर्स को हॉरिजॉन्टली देखें तो हम सबसे नीचे वाली हमारी जो रो है फिंगर्स की, उसको हम नाम दे देते हैं प्रेजेंट का, ठीक है, प्रेजेंट का। अब उस हिसाब से सबकी जो सबसे लास्ट रो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास सेकंड रो यानी द मिडल वन इज द पास्ट वन, जिसमें हम पास्ट के टेंसेस को डिस्कस करेंगे। और अल्टीमेटली जो टॉप पे है वो हमारे पास फ्यूचर की है। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर एक बात कह देती हूँ कि ये चीज़ जो मैंने अब तक आपको समझाई है, इसको अगर आप समझ लें तो आगे आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी, और इसको याद रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग सबसे पहले करेंगे इंडेफिनेट टेंसेज। इंडेफिनेट टेंसेज की अब हम उर्दू में पहचान देख लेते हैं कि उर्दू में पहचान कैसे होती है। तो अब आपको इस पिक में जहाँ पे स्टार्ट नज़र आ रहा है, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखें तो हॉरिजॉन्टली वो फर्स्ट हमारे पास रो है, ठीक है। और वहाँ पे प्रेजेंट हमने उसका नेम किसका दिया हुआ है, प्रेजेंट का। तो हम वहाँ से प्रेजेंट इंडेफिनेट की उर्दू में पहचान सीखेंगे। द प्रेजेंट हमने जो लिया वो साइड से, इंडेफिनेट हमने ऊपर से लिया, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट। सिमिलरली जो मिडिल वाली हमारे पास रो है, वो हमने साइड से लिया पास्ट एंड ऊपर कौन सा, इंडेफिनेट, तो पास्ट इंडेफिनेट। सिमिलरली यही केस हमारे पास फ्यूचर के लिए भी है। तो चलें अब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान जो उर्दू में है वो है कि उस सेंटेंस के या उस जुमले के आखिर में ता है, ती है या ते हैं आते हैं। अब ये किस तरह से हम इसको समझेंगे, क्योंकि अगर हम ता है, ती है, ते है के हिसाब से करते हैं तो ये थोड़ा
हमें समझ नहीं आता कि ये क्या इसका है, ता है, ती है, ते है एंड ऑल दैट। तो जब हम ये देखें, अगर मैं एक आपको सम सेंटेंस बोलती हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि वो अपना काम करता है, वो अपना काम करता है, आखिर में क्या आ रहा है, ता है। दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। वो स्कूल जाती है, मतलब एक तरह से ये आपकी हैबिट्स को जाहिर करता है, आपकी आदत को जाहिर करता है कि वो ये काम ऐसे करता है, या उसको ये काम, मतलब एक तरह हैबिट्स आ जाती है ना। तो इसके आखिर में ता है, ती है, ते आ जाए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब हम पास्ट इंडेफिनिट की तरफ चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में जो भी जुमला होता है उसके आखिर में बड़ी है, छोटी है या अलिफ आता है। अब आप कहेंगे अब ये बड़ी है, छोटी है या अलिफ क्या है, तो मैं आपको आगे आपके सामने एक पिक आ रही है, आप उससे देखेंगे तो जो बड़ी ये है वो इंडिकेट कर रहा है किसी भी जुमले के आखिर में बड़ी ये आ जाना, यानी वो स्कूल गए। अब वो स्कूल गए तो ये आपको बता रहा है कि इसके आखिर में बड़ी ये आ रही है, यानी कि ये अल्टीमेटली पास्ट इंडेफिनिट है। उसके बाद छोटी ए से एग्जांपल ले लेते हैं, वो खेली। ठीक है, जब वो खेली आ जाएगा तो ये आपको पास्ट इंडेफिनिट की पहचान दे देता है। और अलिफ किस तरह से यूज होगा, उसने काम किया, मतलब अब उसने काम किया, अब अलिफ आएगा तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि इसके आखिर में अलिफ आया है, तो ये यकीनन पास्ट इंडेफिनिट है। उसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की उर्दू में पहचान। फ्यूचर इंडेफिनिट की उर्दू में पहचान बहुत आसान है। गा, गी, गे, यानी गा, गी, गे किस हिसाब से है ये, तो इसकी भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें गा, वो स्कूल जाएगा। ठीक है, ये इसकी उर्दू में पहचान आ गई। अब आप जब देखेंगे कि इस ये टेंस जो है ये तो फ्यूचर का है, अब आपको देखते ये तो पता चल जाएगा ना कि फ्यूचर का टेंस है, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये टाइप कौन सी है, जब आप उसका आखिरी वर्ड देखेंगे और उसके ऊपर गा, गी, गे में से कोई भी वर्ड होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। गी के हिसाब से देख लेते हैं, वो खेलेगी, वो बाहर जाएंगे, तो ये सारी की सारी इंडेफिनेट की उर्दू में पहचान है। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स दी हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, जिनकी मदद से हम कोई भी एक जो टेंस होता है, मतलब कोई भी सेंटेंस होता है, सॉरी, उसको कंप्लीट बनाते हैं, मतलब उसको प्रॉपर तरीके से लिखने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत होती है। हम सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के थ्रू पूरा का पूरा टेंस नहीं लिख सकते, वी नीड हेल्पिंग वर्ब्स। तो अब हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसके हेल्पिंग वर्ब में डू और डज आता है, और साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब सुनने में मुश्किल लगता है लेकिन ये है नहीं। ठीक है, अब डू और डज या एस और यस का इजाफा हम किस तरह से करते हैं कि जब कोई टेंस हमारे पास सिंपल होता है, मतलब ना वो नेगेटिव होता है ना वो इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, इंटेरोगेटिव भी कहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, ये दोनों प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये एस या यस होता है का इजाफा करना होता है, वो हम देखते हैं कि अगर कोई भी सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो हम उसके साथ एस या यस का इजाफा कर देते हैं। और इसी तरह जब भी कोई जो सेंटेंस हमारे पास, मतलब कोई भी सब्जेक्ट होता है किसी भी एक जुमले में, अगर वो हमारे पास नेगेटिव में आ जाता है और उसका जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है तो हम उसके साथ डज यूज करते हैं। और दूसरे केस में जब हमारे पास कोई भी चीज़ प्लूरल में होती है, यानी एक से ज़्यादा होती है, तो हम उसके साथ डू का यूज़ करते हैं। और एस और यस का इजाफा नहीं होता, एस और यस का इजाफा सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज़ होता है। अब सिंगुलर में हमारे पास ही, शी, इट और नेम आ जाते हैं। ठीक है, तो प्लूरल का मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद हम मूव करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है, वो है डिड। अब जो डिड होता है वो हम किसी के साथ, हर सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब डिड में डू और डज वाला केस नहीं है, डिड हम सबके लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात जो याद रखने वाली है, आगे जाके भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको बाद में याद आ जाए। जहाँ पे डिड लग जाता है वहाँ पे वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, चाहे जो भी हो जाए, तो ये बात याद रखनी है आपने। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास विल एंड शेल है। ठीक है, विल एंड शेल। अब हम देख लेते हैं विल और शेल को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो जो शेल होता है वो हम सिर्फ आई और वी के साथ यूज़ करते हैं, आई एंड वी के साथ।
और जो विल होता है वो हम आई और वी के अलावा तमाम जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जब कोई भी पुख्ता इरादा हो या धमकी हो या डिटर्मिनेशन हो स्ट्रॉन्ग, तो ये दोनों के जो मतलब विल एंड शैल है ये रिवर्स हो जाते हैं। कैसे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो इस तरह से रिवर्स होते हैं कि आई एंड वी के साथ हम पहले शेल यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमने किसी चीज़ का पुख्ता इरादा करना हो तो हम उनके साथ शेल की बजाय विल यूज़ करते हैं। ठीक है। और यू या मतलब आई एंड वी के अलावा जो बाकी के जितने भी हैं उनके साथ हम शेल यूज़ करते हैं। क्यों, अगर आपको मतलब इफ़ यू रिमेंबर, मैंने पिछली किसी स्लाइड में कहा था कि मतलब मैंने वहाँ पे आई थिंक सो आई के साथ विल यूज़ किया था, तो आई वॉज शोइंग अ डिटर्मिनेशन दैट वी विल डू इट। सो लाइक आई हैव सेड नाउ, तो मतलब पुख्ता डिटर्मिनेशन जो होती है ना उसके लिए हम इन हेल्पिंग वर्ब्स को रिवर्स कर देते हैं। इट इज़ अ रूल। अगर आप इस तरह नहीं लिखते तब भी गलत नहीं है, और अगर आप विल और शैल को यूज़ करते हैं जिस तरह मैंने आपको सबसे पहले बताया तो वो भी गलत नहीं है। वर्ड दी फॉर्म ऑफ वर्ब्स। अब फॉर्म ऑफ वर्ब्स हमने देखनी है कि मतलब तीनों में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इंडेफिनेट में कौन कौन सी यूज होती हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। सेकंड हमारे पास है पास्ट इंडेफिनेट। मैंने आपको बताया था, जब मैं डिड का आपको बताया तो मैंने कहा था कि डिड हो तो आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। लेकिन अगर हमारे पास जो सेंटेंस है उसके अंदर मतलब वो नेगेटिव भी नहीं है, ना इंट्रोगेटिव है या इंटेरोगेटिव है, अगर वो नहीं है तो हम उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है। मतलब अगर जो सेंटेंस है वो हमारे पास नेगेटिव नहीं है, ना इंट्रोगेटिव है यानी कि नफ़ी वाला जुमला नहीं है, या फिर हमारे पास सवालिया जुमला नहीं है, तो हम लोगों ने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनेट में हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। तो अब हम देखें तो फर्स्ट फॉर्म हम प्रेजेंट में भी यूज़ कर रहे हैं और फ्यूचर में भी यूज़। अब हम देख लेते हैं कि कोई भी सेंटेंस, क्योंकि अभी हमने रूल्स तो पढ़ लिए हैं तो, और हमें वर्ड्स की इंग्लिश भी आती होगी। ठीक है। हम मतलब जब भी कोई सेंटेंस होता है तो उसमें हम पहले देखते हैं कि हमें वोकैबुलरी के हिसाब से वो आता है या नहीं आता। ठीक है। वो भी हमें अगर आती है, ठीक है, तो उसके बाद हमने अब जो एक सेंटेंस है उसको इंग्लिश में कैसे चेंज करना है, तो अब हम देखते हैं अरेंजमेंट पे। जब भी हमारे पास कोई भी सेंटेंस या कोई भी जुमला उर्दू में दिया गया होता है तो हमने उसकी अरेंजमेंट इस तरह से करनी होती है कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट को, फिर हम लिखते हैं वर्ब को, और फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है। सब्जेक्ट हमारे पास यूजुअली फर्स्ट पर्सन होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है या जिसकी कोई भी बात बताई जा रही होती है। ठीक है। लाइक अभी यहाँ पे आपको सामने नजर आ रहा है कि वो स्कूल जाती है, तो इसमें वो हमारे पास सब्जेक्ट है, यानी वो कि अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो वो शी होगा। ठीक है। तो वो हमारे पास सब्जेक्ट है। अब वर्ब किसको कहते हैं? वर्ब कहते हैं कोई भी ऐसा वर्ड जिसकी थ्री फॉर्म्स होती हैं। ठीक है। तो गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है। तो इसमें ये जो भी हमारे पास वर्ड जिनकी फॉर्म्स होती हैं वो वर्ब होता है। तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है जिस पे काम किया जा रहा होता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसने काम करना होता है। ठीक है। तो ये जो मैंने बताई, अब आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको नेट पे इतनी मुख्तलिफ मिल रही है अरेंजमेंट्स और इन्होंने बिल्कुल ही सिंपल बता दिया। तो मैंने आपको बताई ही सिंपल किया। इस यही जो मेन और बेसिक अरेंजमेंट है वो यही है। इसके अलावा जो अरेंजमेंट्स होती हैं वो एडिशनल होती हैं। अब मैं आपको वैसे बता देती हूँ, आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग इट हेयर क्लियरली, कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो उसमें हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट करते हैं। एस और ईएस जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो हमने साथ ऐड करने होते हैं। आई होप यू गॉट इट। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, वो स्कूल जाती है। इसमें वो शी है। अब हमें कैसे पता ये शी है? क्योंकि आखिर में जाती है आया है, यानी जो जाती है वो फीमेल को इंडिकेट कर रहा है। तो हमारे पास जो वो है हम उसको शी लिखेंगे। शी इज द सब्जेक्ट। स्कूल, स्कूल पे काम किया जा रहा है, मतलब हम उसको एक यूज़ कर, हम बता रहे हैं कि मतलब इंडिकेट करें कि ये चीज़ है जिसके ऊपर हमारा काम हो रहा है। तो स्कूल हमारे पास ऑब्जेक्ट है। जाती है, जाती है, अब वो गो आता है, जाना, गो ती है इंडेफिनेट को इंडिकेट करता है, तो हम साथ एस या यस का इजाफा कर देंगे। अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने अगर सिंपल सेंटेंस है उसको किस तरह से कन्वर्ट करना है
नेगेटिव में हो तो किस तरह से करना है, और इंट्रोगेटिव या इंटेरोगेटिव में हो तो किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का लेंगे। तो पहले हमारे पास जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है वो स्कूल जाता है। अब वो स्कूल जाता है, ता है से मुझे पता चला है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसमें जो वो है, अब वो ही है क्योंकि आखिर में ता है आ गया, तो दैट सब्जेक्ट इज ही। उसके बाद स्कूल, स्कूल ऑब्जेक्ट है, और जाता है तो मतलब ये हमें बता रहा है कि प्रेजेंट डेफिनेट है। तो ये गो, यानी अगर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेंगे, साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे तो वो गोज हो जाएगा। तो इसकी हमारे पास इंग्लिश क्या होगी, ही गोज टू स्कूल। अब यहाँ पे आप कहेंगे इसने जहाँ पे टू इंसर्ट कर दिया, हालांकि टू की तो ट्रांसलेशन ही नहीं है। जो गो है उसके साथ एक प्रपोजिशन है जो हमेशा लगती है, इट इज़ अ रूल। तो वो गो टू, इट्स अ प्रपोजिशन जो कि इसने इसके साथ लगनी है, उसके बगैर सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट होता है। तो ही गोज टू स्कूल। आई होप यू गेट इट। उसके बाद हमारे पास सेकंड है वो स्कूल नहीं जाता है। यहाँ पे हमारे पास न्यू वर्ड जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो नहीं है। तो अब हमने वो स्कूल नहीं जाता है, तो अब हमने स्टार्ट किया ही। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे हम अपना हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे डज, ठीक है। डज यूज़ करेंगे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो सिंगुलर होता है हम उसके साथ डज यूज़ करते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन करेंगे ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि इसके अभी तो ये कह रही थी कि गोज आता है और अब इन्होंने गो लगा दिया। तो जब हम डज लगा देते हैं तो डज के साथ एस और यस जो होता है अल्टीमेटली वहीं पे शिफ्ट हो जाता है। डू एक वर्ड है, ठीक है, उसके साथ जब हम ई एस लगा देते हैं तो वो डज बन जाता है। तो फिर अब हमने एक जगह वहाँ पे डज लगा दिया है तो हमें गो के साथ डज लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या वो स्कूल जाता है, मतलब अभी सवालिया जुमला आ गया। तो इसमें जो हमारा डज है वो सेकंड पोजीशन से उठ के फर्स्ट पे चला जाएगा, ठीक है। यानी क्या डज वो, इसके अगर हम ट्रांसलेशन करें तो ही स्कूल जाता है यानी गो। तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन इसकी ट्रांसलेशन करें तो ये हो जाएगा डज ही गो टू स्कूल। जो सब्जेक्ट है वो सेकंड प्लेस पे आ जाएगा। आई होप यू गेट इट। इसके बाद अब हम पास्ट इंडेफिनिट की तरफ जाते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट भी मैंने 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं जो कि सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में है। तो पहले हमने जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको रीड करते हैं। इसने पानी पिया। इसमें अब हमारे पास कहीं से इंडिकेट नहीं हो रहा कि जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो ही है या शी है। तो हम इन दोनों में से कोई भी ले लें, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपको पता चल रहा है एक सेंटेंस पढ़ने से कि यहाँ पे बात किसी मेल या फीमेल में से किसी एक की गई है तो आपने फिर उसी हिसाब से लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कहीं पे भी शो नहीं हुआ कि ये पानी पीने वाला मेल है या फीमेल है। तो यहाँ ही या शी में से आप कोई भी ले सकते हैं। पानी की इंग्लिश वाटर, पिया की इंग्लिश ड्रैंक। अब आप कहेंगे पहले अभी जो पिछले हम पढ़ के आए हैं उसमें इसने ड्रिंक यूज़ किया, अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया, अब यहाँ ड्रैंक। हमने पढ़ा था कि पास्ट इंडेफिनिट में अगर हम डिड का यूज़ नहीं करते, डिड हम सिर्फ नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। तो अब हमारे पास सेंटेंस को अब हम असेंबल करें तो शी ड्रैंक वाटर। अब इसमें हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जो मैंने आपको सिंपलेस्ट अरेंजमेंट बताई थी ये बिल्कुल उसी तरह ही है। उसके बाद हमारे पास सेकंड है इसने पानी नहीं पिया। अगेन इसका ही और शी, वाटर नहीं पिया नॉट ड्रिंक आ जाएगा, ठीक है। ड्रैंक नहीं आएगा, यहाँ पे ड्रिंक आएगा। अब ये हम इसको सेट करें तो ये हमारे पास बनता है शी डिड नॉट ड्रिंक वाटर। डिड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ गया था। जब नेगेटिव में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। उसके बाद हमारे पास इसके बाद हमारे पास जो थर्ड सेंटेंस है वो है क्या इसने पानी पिया। इट इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसकी अगर हम करें तो इसमें हमारे पास डिड, फिर वो ही शी वाटर एंड ड्रिंक। फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिड आ गया। अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं तो हमारे पास आता है डिड शी ड्रिंक वाटर। डोंट फॉरगेट द क्वेश्चन मार्क इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अदरवाइज आपका मार्क्स कट जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि हमें बताया नहीं था लेक्चर में और हमारे मार्क्स कट गए। अब आगे हम लोग
जो ट्रांसलेशन करेंगे वो फ्यूचर इंडेफिनेट की करेंगे। अब मैं वर्ड टू वर्ड नहीं करूँगी, अब मैं आपको सिंपली बताऊँगी कि मैं आपको उर्दू में साथ साथ एक्सप्लेन कर दूँगी, मतलब ऊपर लिख दूँगी ताकि आपको समझ आ जाए। तो बाकी आप इतनी वोकेबलरी इनकी मुश्किल नहीं है जो मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस ली हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। पहला हमारे पास है वो खेलेगी, सेकंड वन इज़ वो नहीं खेलेगी, एंड द थर्ड वन इज़ क्या वो खेलेगी। वो खेलेगी इसके आपके मैंने साथ लिख दिया शी प्ले विल। इस हिसाब से अब हमने इसको अरेंज करके लिखना है, तो आएगा शी विल प्ले। सेकंड हमारे पास है वो नहीं खेलेगी, तो नॉट आ गया है, तो इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इस सेंटेंस की जब ट्रांसलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा शी विल नॉट प्ले। थर्ड वन इज क्या वो खेलेगी, ठीक है। अब हम इसकी अरेंजमेंट चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा विल शी प्ले। ओके, तो यहाँ तक मैंने आज आपको इंडेफिनेट तक सारे समझा दिया। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया या आपके पास कोई भी कन्फ्यूजन है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपके सारे कन्फ्यूजन दूर करूँगी। आप जितने क्वेश्चंस करेंगे ऑब्वियसली आई विल आंसर देम। सेंटेंसेस आर नॉट एन ईजी टास्क टू डू। सो आपको अगर यहाँ तक वीडियो समझ आई हो और आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।